हॉर्टिकल्चर। एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने ना अनफ्रूटफुलनेस के बारे में पढ़ा था, क्यों होती है, उसके कारणों पे हमने विचार किया था, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। और मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए नेक्स्ट डे मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे दूर करें इस समस्या को, मतलब अफलन की समस्या को दूर करने के उपाय पढ़ाऊंगा भाई। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को सब्बा खैर, सभी को जय राजधानी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट। अफलन की समस्या को दूर करने के उपाय। अफलन की समस्या को 1-2 दिन के लिए टाइम रहेगा बेटा, फिर वापस वही पहले वाला टाइम हो जाएगा। अभी 1-2 दिन क्या थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं, तो आपकी क्लासें भी प्रॉपर लगे और हम भी डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा टाइम में बदलाव किया गया है, बाकी तो कंटिन्यूटी है। एक तो जड़ों की कटाई छटाई क्यों नहीं कर देते आप, जड़ों की कटाई छटाई क्यों नहीं कर देते आप, लगा हो गया। आप करना क्या, आपको एक्चुअली अगर आपके अफलन की समस्या हो रही तो आप क्या करें, जो पेड़ की जो फैलाव है, जो वृक्ष का फैलाव है ना बेटा, उस वृक्ष के फैलाव में जितनी दूर का फैलाव, मान लो एक बड़ा वृक्ष है उसको ना फैलाव इतनी दूर है, तो उस फैलाव की जो दूरी है ना, उस उतनी दूरी में जमीन में खाई खोद दो। खाई जानते हो, खाई 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 खोद दो। 60 बाई 40 60 से 40 सेंटीमीटर या 40 से 60 सेंटीमीटर तो गहरी होनी चाहिए खाई, राइट है। 60 से 40 या 40 से 60 सेंटीमीटर तो गहरी होनी चाहिए। और जितनी भी उस खाई में जड़ें आ रही है उन सब जड़ों को काट दो, ठक 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 ठक। पास में से मत काट देना, कहीं कल को आप ना किसी पेड़ को जड़ा के मेरे पास आ जाओ, सर ने कहा था कि खाई खोद के जड़ों को काट देना। मैंने कहा है जितनी दूर उसका फैलाव है, उस वृक्ष का फैलाव है ना, उस फैलाव की दूरी में, मतलब बहुत दूर तक फैलाव है उस वृक्ष के फैलाव का आइडिया से, उस फैलाव की दूरी में आपको खाई खोदनी है, नाली बनानी है। कितनी गहरी, 60 से 40 या 40 से 60 सेंटीमीटर गहरी। और जितनी भी उस नाली या खाई में जड़ें आ रही उन सभी जड़ों को काट देना है, कड़ाक कड़ाक कड़ाक। और खाद और मिट्टी लेके, खाद और मिट्टी का मिश्रण लेके वापस उस खाई को भर देना है, उस नाली को भर देना है, सिंचाई कर देनी है, बस हो गया फलन। क्योंकि इससे कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा, हो जाएगा फलन। फलन हो गया है फल फल, चड़क चड़क चक चड़क चड़क चक। देखो पुष्पन के टाइम पर, पुष्पन के 1 महीने पहले, फूल आने के 1 महीने पहले भूमि पर पादप फैलाव, जितनी दूर में वृक्ष फैला हुआ उस दूरी में 40 से 60 या 60 से 40 एक ही बात है सेंटीमीटर गहरी खाई खोद लो। खाई में जितनी भी जड़ें आ रही है सबको काट दो, खाद और मिट्टी से वापस भर दो। अब की बार खाद लेना, लेकिन मिट्टी के साथ मिला दो, खाद भर दो और वापस हल्की सिंचाई कर दो। पौधे में कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा और जैसे कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा फलन शुरू। ऐसा करौंदे में कर सकते हो, नींबू में कर सकते हो, संतरा में कर सकते हो, संतरा में कर सकते हो। तो ये है प्रूनिंग ऑफ द रूट्स, इसको बोलते हैं जड़ों की कटाई छटाई। जड़ों की कटाई छटाई कितने बच्चों को समझ में आई, टेल मी, कितने बच्चे हैं जिनको जड़ों की कटाई छटाई समझ में आई। मुझे लग रहा है सबको आ गई होगी कि भैया फूल आने के 1 महीने पहले जितना पादप फैला हुआ उतने फैलाव की दूरी पर मिट्टी में 40 से 60 सेंटीमीटर खाई खोदने का, खाई में आने वाली जड़ों को काट डालने का, उसके बाद वापस खाद और मिट्टी बना के खाई को वापस भर देने का, सिंचाई कर देने का, बस आगे हो गया फलन। आ गई करौंदा में, नींबू में, संतरा में ऐसा करते ही रहते हैं। अब आगे छल्ला उतरवाए लो, रिंगिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, जाइलम को तो नुकसान होना नहीं चाहिए। जाइलम तो होता है तने के बिल्कुल बीच में, जाइलम तो होता है बेटा तने के बिल्कुल बीच में, उसको तो नुकसान करना नहीं है, उसको तो नुकसान बिल्कुल नहीं करना है। जाइलम तो डिस्टर्ब कर ही मत देना भूल गई, नहीं तो पूरा पौधा जल जाएगा। उसको बिना डिस्टर्ब किए जो शाखा है या जो भी जिसको भी आप तने कर रहे हैं, शाखा कर रहे हैं, तो तना या जो शाखा है बिना जाइलम को डिस्टर्ब किए उसकी ना 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी छाल, शाखा की भी हटा सकते हो, तने की भी हटा सकते हो। मन चौड़ी छाल हटाई दो, शाखा की चाहे तने की। शाखा की हटा दो, ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं तने की, तो तने की हटा सकते हो, लेकिन जाइलम को नुकसान नहीं होना चाहिए दोस्त, केवल ऊपर को। इससे क्या होगा, मान लेते मेरा हाथ ना एक शाखा है और मैंने यहां से उसकी यहां से 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी छाल हटा दी। छाल का मतलब फ्लोएम, ऊपर कौन होता है फ्लोएम, बीच में कौन होता है जाइलम।
जाइलम तो कौन सा वाला होता है, जो जल और खनिज लवणन लेर जायलो, मतलब जिसमें जल और खनिज लवण ऊपर जाते हैं, जाइलो जाइलम। और बनने के बाद में जो भोजन बन गया वो पौधा में फैलावेलो, फ्लोएम। तो आपने किसको काटा, जाइलम को या फ्लोएम को, जाइलम को। आपने किसको काटा, जाइलम को। तो जाइलम को आप लोगों ने काट दिया, ऊपर ऊपर से छील दिया, जाइलम को हटा दिया। तो अब क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा ना वो वापस उस शाखा के मतलब पौधे में नहीं जाएगा, वो शाखा में रुक जाएगा। देखो देखो समझ में आ रहा है क्या भाई, आपने क्या किया, उस यहां पर फ्लोएम को हटा दिया, तो जो भी इस पत्तियों में यहां पर कार्बोहाइड्रेट बनेगा ना बेटा, वो इस कार्बोहाइड्रेट इसी एरिया में रह जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट जैसे ही एरिया में रह जाएगा ना, बढ़ जाएगा, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट है तो फलन है, कल ही बात हुई थी। नाइट्रोजन है तो वृद्धि है, कार्बोहाइड्रेट है तो फलन है। तो कार्बोहाइड्रेट को रोकने के लिए उसकी रिंग उतार देते हैं, बस 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी, बस। देखो तो बिना जाइलम को नुकसान पहुंचाए शाखा के चारों ओर से तने की भी उतारते, छोटे पौधों में तने भी चौड़ी, कितनी चौड़ी, 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी एधा की परत या कैम्बियम या छाल को हटा देते हैं, फ्लोएम को हटा देते हैं। इसलिए वापस कार्बोहाइड्रेट का फ्लो नहीं होता है, जड़ों की तरफ फ्लो वो नहीं जाता है, तने की तरफ नहीं जाता है। भाई शाखा में हटाओगे तो तने में नहीं जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जड़ में नहीं जाएगा। तो अब ऊपर जैसे ही ऊपर कार्बोहाइड्रेट बचेगा, मतलब ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हुआ, ऊपरी भाग में कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हुआ, हो गई फ्रूटिंग, हो गई फ्रूटिंग, हो गई फ्रूटिंग, हो गई फ्रूटिंग। कितने बच्चों को लगता है मजा आ गया, आ गया? खांचा बनवा लो, नॉचिंग एंड नेकिंग, नॉचिंग एंड नेकिंग। दिस इज नॉचिंग एंड नेकिंग, नॉचिंग एंड नेकिंग। नॉचिंग निकिंग मैंने एक दिन पहले भी आपको पढ़ाई थी भैया रे। ऐसा है तेरा तना, ऐसा है तेरा तना, और इस तने में ना यहां पर एक कलिका है, इसके ऊपर या तो वी आकार खांचा बढ़ाते हैं या फिर नीचे बढ़ाते हैं। ऊपर बनाओगे तो नॉचिंग, ऐसे छाल को ना ऐसे निकाल देते पूरी पूरी हुई, ये छाल निकल गई, छाल निकल गई ऊपर सो, ये छाल निकाल दी मैंने। दिस इज नॉचिंग, ऊपर है तो नॉचिंग, है ना, NOTCHING, नॉचिंग। नोचिंग से क्या होगा कि जो वृद्धि रोकने वाले हार्मोन है ना, इस कलिका की वृद्धि रोक रही थी, ये कलिका फूट ही नहीं रही थी, ये कलिका, ये वाली कलिका जो फूट नहीं रही थी, ये वाली, इस कलिका में जो वृद्धि रोकने वाले हार्मोन है ना, वो कभी इस कलिका पे नहीं आएंगे। वृद्धि रोकने वाले हार्मोन इस कलिका में नहीं आएंगे। वृद्धि रोकने वाले, ऊपर से ऑक्सीजन क्या होता है पता है आपको? ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन बेटा पत्तियों में बनता है ऊपर, और वो ऑक्सीजन हमेशा पौधे को ऐसे बढ़ाता है, टोरे 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 ढेटे ऐसे बढ़ाता है, और कभी भी साइड वाली कलिका को नहीं फूटने देता है, कभी भी साइड वाली कलिका को नहीं फूटने देता है। तो अगर आपको उस ऑक्सीजन को इस कलिका में आने से रोकना है, कोई जरूरी नहीं ऑक्सीजन, कोई भी हार्मोन जो वृद्धि रोकने वाला, अगर आपको, आप चाहते हो कि इस कलिका फूट के टहनी बढ़े और बढ़ नहीं पा रही, तो उसके ऊपर ना वी आकार का चीरा लगा दो ऐसे, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन आ रहा है उस कलिका में नहीं आएगा और ये फूट जाएगी, स्प्राउटिंग हो जाएगी, जर्मिनेट हो जाएगी, एक टहनी बन जाएगी और फल लगना हो जाएगा शुरू, फल लगना हो जाएगा शुरू। अब अगर यही काम आप नीचे की तरफ करते हैं, मान लो, एक साथ कभी नहीं करते, ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था उस दिन भी, यही काम मान लो आप तने के नीचे करते हैं, ये आपका पौधा उसके कलिका के नीचे, सॉरी, और ये मान लेते हैं कलिका है, ये मान लेते हैं कलिका है, बड है, बड बड, कलिका क्या होती है? बड। अगर आपने यही चीरा इसके नीचे लगा दिया वी आकार का, अब कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट जा रही थी ना, वो इससे, इसके चक्कर में ना अब इस कलिका में रुक जाएगी। कार्बोहाइड्रेट जो कभी नीचे जा रही थी ना बेटा, अब वो इस कलिका में ही रुक जाएगी, क्योंकि नीचे आपने फ्लोएम को काट दिया। तो अब की बार कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने के लिए, ताकि कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा इसके अंदर? स्प्राउटिंग। भाई कार्बोहाइड्रेट से भी फलन होता है, टहनी फूटती है, तो हार्मोन्स को रोकने से भी
कलिका फूट के टहनी बनती है, राइट है। इसको नीचे अगर आपने लगाया, कलिका के नीचे अगर यही चीरा आपने यहां नीचे लगा दिया ना, ये वाला, ये, तो इसका नाम होता है निकिंग, 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 NICKING। और याद करने का तरीका है नीचिंग, मतलब नीचे लगे तो नीचिंग, नीचिंग नीचे, नॉकिंग ऊपर, ऊपर वाला वृद्धि हार्मोन को कलिका में जाने से रोकने के लिए, ताकि वो स्प्राउटिंग कर जाए, वृद्धि रुके नहीं उसकी। और नीचे वाला कार्बोहाइड्रेट को नीचे जाने से रोकने के लिए, कलिका में इकट्ठा हो जाए कार्बोहाइड्रेट, इससे कलिका में हो जाए स्प्राउटिंग। क्या मैं दोनों चीजें समझा पाया? क्या समझा पाया? चलो मैं आपको एग्जांपल सहित बताता हूं। ये आ गई। अगर कलिका के ऊपर आपने चीरा लगाया नोचिंग, नीचे लगाया निकिंग, यह है वी आकार के दो खांचे। सुषुप्त कलिका इससे उत्तेजित हो जाएगी, सुषुप्त कलिका उत्तेजित हो जाएगी। जो डोरमेंट थी, जो नहीं फूट रही थी, जिसमें अंकुरण नहीं हो रहा था, वो कलिका फूट जाएगी और टहनियां निकल के आएगी। टहनियां निकल के आएगी तो फ्रूटिंग होगी, नई फलदार शाखाएं निकलेगी, नई फलदार शाखाओं से फलन होगा। जैसे अंजीर में करते हैं नोचिंग, नोचिंग बोले तो ऊपर, निकिंग तो कईयों में करते हैं। निकिंग के तो बहुत एग्जाम्पल है, निकिंग के तो बहुत एग्जाम्पल है। तो मुझे लग रहा है शायद खांचे बनाने से भी फ्रूटिंग हो जाए, तो क्या बुराई है, बढ़ाओ ना खांचे कलिकाओं के ऊपर। नीचे डालियां झुकाए लो, टहनियां झुकाने से बेंडिंग, जो टहनी आती है उसको थोड़ा नीचे की तरफ झुका दो तो भी फल लग जाते हैं। जैसे अमरूद में, अमरूद में डालियां झुकाए लो, ओ अमरूद में। अंजीर कैसी होती है? अंजीर जैसी होती है ना। गूगल पे देख ली बेटा, अंजीर है ना, अंजीर तो मिल ही जाते हैं, वैसे मिल जाते जनरल। डालियां झुकवाए लो, बेंडिंग करवाए लो अमरूदिया में। अमरूद की केवल डालियों को झुकाने से ही फलन हो जाता है। अब है पराग देने वाले वृक्ष पालो। जो पौधे पराग कण देते हैं, नर पादप होते हैं, उनको कहते हैं पोलिनाइजर्स। तो पोलिनाइजर्स लगाओ ना बाबा खेत में। आपने मादा ही मादा पौधे खड़े कर दिए, कहां से फलन होगा? उनको कोई परागण देने वाला भी तो चाहिए। तो परागण देने वाले पौधे कहलाते हैं पोलिनाइजर्स। तो बगीचे में लगाओ पोलिनाइजर्स। जैसे पपीते में लगाओ, सेव में लगाओ, बेर में लगाओ, आम में लगाओ। इनकी कुछ जातियों में आता है, सब में नहीं होता। जैसे आम में सारी जातियां ऐसी नहीं होती, लेकिन कई जो डायोसियस होती है ना, एकलिंगी, उनके लिए लगाना पड़ता है। तो पपीते में लगाओ, बेर में लगाओ, सेव में लगाओ, आम की कुछ जातियों में, सब में नहीं रहे बाबा, कुछ में लगाओ। जैसे पपीते में भी सब में नहीं, पपीते में कई जातियां आती है जो द्विलिंगी होती है, उनमें नहीं लगाना, राइट। चलिए, देन पराग ले जाने वाले कीड़े पालो ना बाबा। आप मधुमक्खी पालो ना ताकि परागण की क्रिया होती रहे। आप तितली पालो ना ताकि परागण की क्रिया होती रहे। बोरे पालो, बोरे बोरे, परागण हो जाए, जिससे निषेचन हो जाए, बीज बन जाए। तो मधुमक्खी पाल लो, तितली पाल लो, भोरे पाल लो, परागण होता रहे, जिससे हो जाएगी निषेचन की क्रिया। और ये हो गए, मुझे लग रहा है सारे समझ में आ गए भाई। इससे पहले शुरू में मैंने पहला क्या बताया, वो है जड़ों की कटाई छटाई बताई भाई मैंने, कि जितना फैलाव है वहां जड़ की कटाई, जो है ना, खाई खोद दो, 40 से 60 सेंटीमीटर, जड़ों को काट दो, खाद पानी देके वापस भर दो, हो जाएगा फलन। फिर मैंने कहा रिंगिंग कर दो, टहनियों या तने के ऊपर ना 1.5 सेंटीमीटर की छाल हटा दो, राइट है, छाल हटा दो, तो उससे भी जो है ना कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाएगा और हो जाएगा फलन। इज इट क्लियर? पर कृत्रिम परागण भी आते हैं क्या? पर कृत्रिम परागण समझ में नहीं आया क्वेश्चन। पर कृत्रिम परागण, पर परागण होता है, कृत्रिम परागण होता है। अच्छा, कृत्रिम पर परागण कृत्रिम में आता है यूं? हाँ, कृत्रिम में आ सकता है कि आप जो है इकट्ठा करके किसी दूसरे फूल में ले जाकर डाल रहे हो तो पर परागण हो गया हो, और इकट्ठा करके इकट्ठा नहीं, मतलब उसी फूल का उसी फूल में आपने कैसे भी करके करा दिया तो वो है ना स्वपरागण हो गया। चलो, फिर उसके बाद में खांचे आपने बना दिए। ऊपर बनाया ताकि वृद्धि रोकने वाले हार्मोन नहीं आए, नीचे बनाया ताकि कार्बोहाइड्रेट नीचे नहीं जाए, डालियां झुका दी आपने अमरूद की। पराग देने वाले वृक्षों को, ऐसे वृक्ष जो केवल परागण ही देते हैं, पोलन्स के लिए पाले जाते हैं, उनको कहते हैं पोलिनाइजर्स, 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 पोलिनाइजर्स,
वो भी पाल सकते हैं, मतलब उगा सकते हैं खेत में नर पौधे, जैसे पपीते में, सेव में, बेर में, आम में उगाते हैं। परागण ले जाने वाले कीड़े पालो जो परागण क्रिया करते रहे, मधुमक्खी पालो, तितली पालो, भौरे पालो, ताकि परागण की क्रिया होती रहे। नेक्स्ट नंबर 7, समय पे कृषि क्रियाएं करो भाई। समय पर कृषि क्रियाएं करो, समय पे बुआई करो, समय पे जुताई करो, समय पे खरपतवार निकालो, समय पे खाद दो, समय पे सिंचाई दो, समय पे जो भी जितनी क्रियाएं होती है सब समय पे करो। इससे भी फलन होगा। आप अगर खाद देने में लेट हो रहे, आप सिंचाई टाइम पे नहीं कर रहे, तो भैया फलन तो नहीं होगा। इसलिए कृषि क्रियाएं सारी करो टाइम पर। वृद्धि नियामक डालो, वृद्धि हार्मोन्स यूज करो, वृद्धि हार्मोन डालो भाई। वृद्धि हार्मोन मैंने बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा रखा है, अलग अलग एक ऑक्सीजन अलग पढ़ाया, जिब्रेलिन अलग पढ़ाया, उसकी अलग क्लासें अगर आपको लेनी हो तो आप ले सकते बेटा, आप ले सकते हैं। तो कुछ जो है ना वृद्धि हार्मोन्स आते हैं जो विलगन परत बनने से रोकते हैं, एब्सिसिशन लेयर बनने से रोकते हैं। विलगन जानते हो, समय से पहले फल फूल, समय से पहले फल फूलों का गिर जाना, फूलों और फलों का समय से पहले गिर जाना कहलाता है एब्सिसिशन, विलगन। ले भाई ले स्क्रीनशॉट ले। तो समय से पहले फल फूल सब्जियों का गिर जाना विलगन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विलगन। तो विलगन नहीं हो मतलब समय से पहले नहीं गिरे, इसके लिए कुछ हार्मोन। विलगन समझ में आएगा? एब्सिसिशन, समय से पहले गिरना, एक लेयर बनती है जिसको बोलते हैं विलगन परत या एब्सिसिशन लेयर, और एक दिन जो है ना विलग्न, लग्न यानी जुड़ा हुआ, वी यानी हट गया, तो उससे गिर जाते हैं। जैसे Na ले सकते हैं आप। विलगन परत या एब्सिसिशन लेयर बनने से रोकने के लिए आप नेफ्थलीन एसिटिक एसिड ले सकते हैं, 2,4-D भी ले सकते हैं। ये कभी भी आपको फल फूलों को गिरने से मतलब गिरने नहीं देंगे। वैसे Na दोनों काम करता है, Na का क्या है, दोनों काम है। अगर आपने थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन ले ली इसकी, 200 ppm 250 ppm ले ली ना, गिर जाएगा, फल फूल गिरना शुरू। और ठीक मात्रा 20 ppm लिया तो गिरते हुए रुक जाएंगे, दोनों काम करता है। तो आप जो है ना भाई गिरने से रोकना है तो आप Na से रोक सकते हैं, 2,4-D का यूज कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फलों में तो 2,4-D लेते ही हैं। इतना मोस्ट क्वेश्चन है, इतना मोस्ट क्वेश्चन है कि हे भगवान, मोस्ट की सारी परिभाषाएं फेल कर दी इसने कि नींबू वर्गीय फलों को वृक्षों में, नींबू वर्गीय फलों में या नींबू वर्गीय पौधों में फलों को गिरने से रोकने के लिए यूज करते ही 2,4-D 10 ppm, 2,4-D 10 ppm, 2,4-D 10 ppm, राइट। आम में आप Na डालें, आम में अप्रैल का जो महीना आता है उसमें Na डाल दो, 2,4-D डाल दो 10 से 15 ppm, तो फल गिरने से रुक जाते हैं, फल गिरने से रुक जाते हैं। तो ये भाई जी सारे के सारे ना फल गिरने से रोकने वाले हैं। तो विलगन परत बनने से रोकने के लिए Na या 2,4-D, नींबू वर्गीय फलों को जो है ना गिरने से रोकने के लिए 2,4-D 10 ppm, आम में फलन को रोकना हो तो मतलब गिरने से रोकना हो तो फलों को फूलों को Na 2,4-D 10 to 15 ppm, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। धुआं करवाई दो, टक टक ना, धुआं, धुआं देना। वृक्षों में क्या करते हैं, कई कई बार ना धुआं देने से भी फलन हो जाता है। जैसे अगेती फसल लेनी है किसी को, भैया कमेंट, पर्सनल कमेंट अलाउ नहीं है प्लीज। आप यहां से बेटा विदा भी हो सकते हैं। ये स्कूल खुल रही है, इसके लिए यहां जगह नहीं है बेटा, ये पढ़ने के लिए है, उसके लिए नंबर दे रखे अलग से। प्लीज डोंट कमेंट लाइक दिस, स्टॉप। वृक्षों में अगेती फसल लेने के लिए या पाले से बचाने के लिए, दोनों काम के लिए धुआं देते हैं लोग, धुआं देते भाई। और फिलीपींस में ज्यादा देते हैं धुआं, फिलीपींस में ज्यादा देते हैं धुआं। बेटा आप स्टूडेंट, आपको ये नहीं लगता कि सर मेरे क्वेश्चन का जवाब देके इन बच्चों का टाइम खराब क्यों करेंगे यार? आप थोड़ा बहुत तो सोचो बेटा, क्या क्वेश्चन टाइप कर रहे हो। उसके लिए नंबर है, गूगल पे सर्च मार लो, अगर आपके पास नहीं है तो गूगल पे सर्च मार लो, स्कूल का नाम डालो, जो भी डालो, आ जाएंगे नंबर कहीं ना कहीं। ऐसे मतलब बेटा धुआं देना, तो धुआं कहां देते हैं? फिलीपींस में। ये धुआं दी जाती है फिलीपींस, 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 धुआं दी जाती है फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस। विरलीकरण कर दो,
जिस समय ज्यादा फूल आते हैं ना, बहुत ज्यादा फूल आते हैं, उस समय फूलों को झाड़ दो। इस क्रिया को कहते हैं थिनिंग, 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 विरलीकरण, विरलीकरण, विरलीकरण। तो ज्यादा फूल आ गए हो, अत्यधिक फूल आ गए तो फूलों को हटा दो ताकि अगली बार अच्छा फलन होता है। और कभी भी सेल्फ इनकम्पेटिबल वेराइटीज को मत उगाओ, सेल्फ इनकम्पेटिबल वेराइटीज को मत उगाओ, जिसमें निषेचन आराम से नहीं होता है, उन वेराइटीज को उगाओ ही मत रे भाई। जैसे आम की दशहरी मत ना उगाओ, लंगड़ा मत ना उगाओ, बॉम्बे ग्रीन मत ना उगाओ। तो ये हो गया सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जो वेराइटी जिनमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है उनको उगाओ ही मत रे बाबा, उनको तो उगाओ ही मत रे बाबा। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? बताइए। तो ये टॉपिक तो पूरा हो गया रे बापू। अफलन की समस्या, अफलन के कारण और अफलन की समस्या को हटाना, ये पूरा हो गया। मतलब कैसे अफलन को रोक के फलन लाए, है ना, अफलन समस्या से कैसे छुटकारा पाए, ये सारे पॉइंट्स यहां पर हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब यहां से पाठ बदलता हुआ, बड़ी खबर यहां से निकल के आ रही है, पाठ यहां बदला जा रहा है और ये है नया चैप्टर, द बेस्ट चैप्टर, हर किसी का फेवरेट चैप्टर, प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट प्रोपगेशन। प्लांट प्रोपगेशन मतलब पादप प्रवर्धन। भाई पौधे की संख्या बढ़ाने के लिए, ध्यान देना शब्दों पे, पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए, पौधों के गुण या जातियां बनाए रखने के लिए, उनकी मतलब यूं कह दो कि पौधों में बढ़ोतरी करने के लिए, या उनकी आनुवंशिकता ना बनाए रखने के लिए, या उनकी जातियां बनी रहे, इसके लिए पौधों की संख्या बढ़ाना ही कहलाता है पादप प्रवर्धन। कुल मिला के ये कह दो कि पौधों की संख्या बढ़ाना ही पादप प्रवर्धन है। संख्या बढ़ेगी पौधों की कहलाएगा प्लांट प्रोपगेशन, संख्या बढ़ेगी पौधों की कहलाएगा प्लांट प्रोपगेशन। तो पौधों की बढ़ोतरी कह दो, चाहे उनके गुण को बनाए रखने के लिए, गुण या जाति को बनाए रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, संख्या बनाए रखने के लिए उनकी संख्या में वृद्धि करना कह दो, कहलाता है प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट प्रोपगेशन। प्लांट प्रोपगेशन दो प्रकार का व्याकरण है, एक लैंगिक व्याकरण है, एक अलैंगिक व्याकरण है। भाई देखो सिंपल, ये इतनी लंबी कोई जरूरत नहीं है कंपटीशन में। सिंपल है कि प्लांट प्रोपगेशन करके ना हम पौधों की संख्या बढ़ा देते हैं कि हमारे पास एक पौधा है, उसकी टहनियां ना तोड़ तोड़ के डाली लगाते गए, टहनियां लगाते गए, पौधे बहुत सारे तैयार हो गए, पौधे बहुत सारे तैयार हो गए, राइट। चलिए बेटा, अब लेते हैं प्रवर्धन के प्रकार। तो दो प्रकार का होता है तेरा प्रवर्धन, बीज से रे लैंगिक प्रवर्धन, सीड से रे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बीज से कराओगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रवर्धन। वेरी मोस्ट क्वेश्चन कि बीज से अगर नए पौधे तैयार करते हैं उस प्रोपोगेशन को कहते हैं लैंगिक प्रवर्धन। बीज से करोगे तो लैंगिक प्रवर्धन, बीज के अलावा पादप के किसी भी भाग से, किसी भी पार्ट से करोगे तो अलैंगिक प्रवर्धन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बीज से करोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बीज के अलावा करोगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बीज से रे सेक्सुअल, बीज से रे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, कि बीज से अगर हम किसी पौधे को तैयार कर रहे हैं तो प्रोपोगेशन कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल प्रोपोगेशन, राइट। और बीज से जो पौधे तैयार करते हैं ना उनको बीजू पौधे कहते हैं। बीज या लैंगिक विधि से जो पौधे तैयार करते हैं उनको कहते हैं बीजू पौधे। बीज से तैयार किए हुए प्लांट इंग्लिश में कहलाते हैं सीडेड प्लांट। सीडेड बहुत ज्यादा मोस्ट है, मुझे पता है कई बच्चों को ये आते हैं प्रवर्धन, भाई हाँ गुट्टी करते हैं, ये करते हैं। भाई ऐसे भी होते हैं जो बीज से प्रवर्धन करते हैं, उनको उस बीज वाले को तो कहेंगे सेक्सुअल, और बीज के अलावा आप किसी भी टहनी से, कलिका से, इनसे कर रहे हैं तो एसेक्सुअल, अलैंगिक। तो बीज और बीज से तैयार किए हुए पौधे कहलाते क्या है? बीजू पौधे, सीडेड प्लांट, सीडेड प्लांट, बीजू पौधे, सीडेड प्लांट। अब लेते हैं लैंगिक प्रवर्धन से क्या क्या होते हैं फायदे। हम बीज से तैयार करें तो उसके फायदों की बात भी करेंगे, नुकसानों की बात भी करेंगे।
लाभ भी पढ़ेंगे, लाभ भी पढ़ेंगे, हानि भी पढ़ेंगे, लाभ भी पढ़ेंगे, हानि भी पढ़ेंगे। एक तो बीज से जो पौधे तैयार होते हैं, बीज से जो पौधे तैयार होते हैं ना बेटा, वो बहुत मजबूत होते हैं। बीज वाले ना बिल्कुल मजबूत कठोर पौधे होते हैं, उनको कम देखभाल करनी पड़ती है उनकी। बीज वाला तो भाई, बीज वाला तो बहुत ज्यादा रुड टाइप का प्लांट हो गया, रुड मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, खड़ा है ऐसे कैसे, बहुत कठोर होता है, बहुत मजबूत होता है, उसकी देखभाल ज्यादा नहीं करनी पड़ती है और वो प्रतिकूल दशाओं को भी सहन कर जाता है। तो बीज वाले जो पौधे होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, उनको देखभाल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रतिकूल दशाओं को भी सहन कर जाते हैं, क्योंकि वो बीज वाले हैं भाई, वो देसी पौधे उसी जगह जन्मे, उसी जलवायु में उसको रहना है, तो ज्यादा कठोर होते हैं। लेकिन कुछ फायदा हुआ, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें प्रवर्धन होता ही बीज से, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें प्रवर्धन होता ही बीज से है, तो कुछ पौधे हैं जिनमें होता ही प्रवर्धन किससे है, बीज से, जैसे पपीता, नारियल, फालसा, नींबू। पपीता, नारियल, फालसा, नींबू, इनमें तो होता ही बीज से है भाई। पपीता बीज से, नारियल भी बीज से, फालसा भी बीज से, नींबू भी बीज से, बीज से। नींबू में बहुपूर्णता पाई जाती है, पता है आपको, पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, एक ही बीज से 2-3 पौधे निकलते हैं, इसलिए नींबू, जिसको कागजी नींबू, एसिड लाइम बोलते हैं, उसमें बीज से होता है। और पपीता में भी लिंग समस्या पाई जाती है, लिंग समस्या, इसलिए बीज से करते हैं। और नारियल, फालसा, फालसे में बीज से होता है, फालसा रे बीज से नए पौधे, फालसा रे बीज से नए पौधे, राइट। बीज से विविधता आ सकती है। देखो जी, अगर आपने अलैंगिक प्रवर्धन कराया, अलैंगिक मतलब किसी की टहनी ले जाके नया पौधा तैयार किया, खेत में लगाया, उससे नया पौधा तैयार हो गया, जिसकी टहनी ले गए हो ना, उसी के गुण रहेंगे उस पौधे के अंदर जो टहनी से तैयार हो रहा है, कोई नयापन नहीं आएगा उसमें, कोई विविधता नहीं आएगी, कोई अलग नहीं आएगा। लेकिन बीज वाले पौधे पता है क्या होता है, बीज वाले बीज तभी बनेंगे जब युग्मक बनेंगे, गेमिट्स, नर युग्मक मादा युग्मक मिलेंगे, निषेचन होगा, नर युग्मक मादा युग्मक मिलेंगे, निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद में फिर उसका बीज बनेगा। तो निषेचन होगा तभी तो बीज बनेगा। और निषेचन होने के लिए क्या चाहिए, निषेचन होने के लिए क्या चाहिए, युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक, राइट। नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे कैसे, अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से। और अर्धसूत्री विभाजन के लिए पता आपको, अर्धसूत्री विभाजन के लिए क्या जरूरी होता है, क्या होगा उसके अंदर, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होगा अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, गेमिड्स, और गेमिड्स से क्या होगा, निषेचन, और निषेचन से बनेगा बीज। इसका मतलब बीज बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन जरूरी है। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय होता है, और जीन विनिमय से होने वाली संतान अपने माता पिता से अलग पैदा होती है। आप भी अपने माता पिता जैसे हूबहू नहीं है, मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं होता, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है ना गेमिट्स बनते समय, तो एक क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है, और जीन विनिमय से बच्चे अपने माँ बाप से थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसलिए बीज से बनने वाला जो पौधा है, जो बीज से उगेगा ना, वो अपने माँ बाप जैसा नहीं होता है, वो पौधा अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर हो चुका है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। इसलिए बीज वाले जो होते हैं ना, वो विविधता रखते हैं, मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, कई बार बहुत पैदावार देने वाले हो जाते हैं, कई बार बिल्कुल ही कमजोर, ज्यादातर तो कमजोर ही आते हैं। ज्यादातर तो क्या होते हैं बेटा, नहीं, अर्धसूत्री को सेमी डिवीजन नहीं बोलते बाबा, उसको बोलते हैं माइटोसिस। अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं बेटा, माइटोसिस, MITOSIS। तो देखो इनमें क्या होता है, विविधता आती है, नई जातियां आती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से ही बनेंगे बीज वाले पौधे, सही है। एक अगर आपको मान लो कलिकायन करना है, आपको ना ग्राफ्टिंग करनी है, तो पौधा तो पहले जो मूल व्रण तैयार करेंगे ना, वो तो बीज से ही बोना पड़ेगा ना बापू, बीज से। आप मूल भाई मुझे ये पौधा इस पे कलिकायन करना है, तो ये पौधा तो बीज से आएगा ना, तो बीज से बनते हैं मूल व्रण। जो पौधा जिसपे कलिकायन करते हैं उसको मूल व्रंत कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं, मूल व्रंत कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं, मूल व्रंत कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं, मूल व्रंत कहते हैं, रूट स्टॉक कहते हैं। नींबू में अलैंगिक जनन नहीं होता है क्या,
करने को तो बेटा बडिंग भी कर देते हैं, लेकिन वो बेस्ट मेथड नहीं होती है। बेस्ट मेथड ही यहां बात की जा रही है, बेस्ट नहीं होती वो। राइट है, समझ में आ गया? चल हाँ, देखो बच्चे कितनी अच्छी अच्छी लाइनें लेके आ रहे हैं कि सर इसमें कृषि ज्ञान की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती बीज वाले में, तो वो तो गांवों की विधि है। सही बात है, सही कह रहे हो भाई, कोई भी उगा सकता है बीज से। तो ये फायदे चल रहे हैं। तो एक फायदा फिर से निकल के आ रहा है कि भैया मूलवरण तो इसी से तैयार करोगे। वानस्पतिक प्रवर्धन करना है, कलिकायन करना है, ग्राफ्टिंग करनी है, जो भी करना है उसके लिए रूट स्टॉक तो बीज से आएगा। रूट स्टॉक दो बीज से आएगा। बीजू पौधे होते हैं, उनकी उम्र ज्यादा होती है। बीज वाले पौधे ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, राइट, ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं बेटा। और कईयों में तो हाँ बहुवर्णता की वजह से करते हैं, जैसे जामुन बहुवर्णता होती है, आम में बहुवर्णता होती है कई जातियों में, नींबू बहुवर्णता होती है। और बहुवर्णता का उपयोग करना हो तो बीज वाला ही अच्छा है, बीज वाला ही अच्छा है, बीज वाला ही अच्छा है। ठीक है, अब लेते हैं लैंगिक प्रवर्धन की हानियां। लैंगिक प्रवर्धन की हानियां, बीज होता है तभी तो बेटा बीज से प्रवर्धन करेंगे नारियल में। अब लेते हैं इसके नुकसान है। नुकसान, जितने फायदे आए ना, जितने फायदे आए ना बेटा, उससे ज्यादा इसके नुकसान है। लैंगिक प्रवर्धन से हानियां, एक तो आकार में पौधे बड़े हो जाएंगे लेकिन फल कम लगेंगे, गुणों में भिन्नता मिलेगी। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कईयों के फल ज्यादा लग रहे हैं, कईयों के कम लग रहे हैं, कोई बहुत मोटे लगा रहा है, कोई छोटे लगा रहा है। ये बीजों में क्या विविधता मिलती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, तो पौधे एक जैसे नहीं होते। आकार में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन फलों में, गुणों में विभिन्नता आती है। फलन बहुत देर से होता है, टाइम लगता है फलन होने में। मतलब बीज वाले पौधे तो खड़े ही रहते हैं, खड़े ही रहते हैं। सारे घर वाले ना, हाँ, वो थाली लेके खड़े ही रहते हैं, वो भी कई दिन तो खड़े रहते हैं। घर वाले भी भाई कब लगेंगे आम, कब लगेंगे आम। तो बीज वाले के आम या बीज वाले के अमरूद या जो भी लगने, वो बहुत लेट लगते हैं। तो फलन होता है देरी से, पौधा आकार में हो जाता है विशालकाय, इसलिए उनको कटाई छटाई करने में भी आती है दिक्कत। देखो, फलन होता है देरी से, फलों का आकार होता है बहुत ज्यादा, इसलिए हॉर्टिकल्चर क्रियाएं करने में खर्चा भी लगता है ज्यादा। दवाई छिड़को, इतने बड़े पेड़ पे छिड़क रहे हैं, राइट है, और कटाई छटाई करो, इतने बड़े पेड़ की कर रहे हैं, तो भैया आकार तो ले लिया लंबा चौड़ा, फल लग नहीं रहे। तो ये इसके सबसे बड़े नुकसान है। और कई ऐसे होते हैं जिनके बीज ही नहीं होते। केले में तो बीज नहीं, अंगूर की कई किस्मों में बीज नहीं, तो जिनमें बीज नहीं है उनमें कैसे करोगे लैंगिक। जिनमें बीज नहीं है उनमें कैसे करोगे लैंगिक। तो बीज रहित जातियां, जैसे केले में कैसे करोगे, बेदाना अंगूर, अंगूर की जो सीडलेस वैरायटीज होती है उनमें कैसे करोगे। नहीं नहीं नहीं, हो गया। तो इतना ही है लैंगिक प्रवर्धन के बारे में। ट्रू टू टाइप इसमें नहीं होता बेटा, बीज में ट्रू टू टाइप थोड़ी होता है। ट्रू टू टाइप तो अलैंगिक में होता है, सेम अपने माता पिता जैसा। वो तो अलैंगिक अगली विधि में आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। तो कितने बच्चों को लगता है कि बीज की सारी कहानी उनके समझ में आ गई, शानदार वाली आ गई, जबरदस्त वाली आ गई। अब लेते हैं अलैंगिक, बोले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बीज के अलावा कोई सा भी पादप भाग ले लो, बीज के अलावा कोई सा भी प्लांट का पार्ट ले लो, पौधे तैयार कर लो। बीज मत लेना बस, बीज लेते ही तो लैंगिक, और बीज के अलावा कुछ भी ले लिया तो अलैंगिक। बीज से रे वो तो लैंगिक है, बीज से वो तो लैंगिक है, बीज से रे वो तो लैंगिक है, बीज से वो तो लैंगिक है, बीज से अरे वो तो लैंगिक है, और बीज के अलावा अलैंगिक। तो दिस इज, बीज के अलावा कोई भी वानस्पतिक भाग ले लो, पौधा तैयार कर लो, अलैंगिक प्रवर्धन है या वानस्पतिक प्रवर्धन है। बीज से वो तो लैंगिक है, बीज से अरे वो तो लैंगिक है, बीज से अरे वो तो लैंगिक है भाई, सेक्सुअल है। बीज के अलावा हाँ वो अलैंगिक है, बीज के हाँ बीज के अलावा, बीज के हाँ बीज के अलावा अरे भाई वो अलैंगिक है, याद हो गया। अब लेते हैं अलैंगिक प्रवर्धन के क्या क्या होते हैं लाभ फायदे, लाभ फायदे, राइट।
चलिए, एक तो जिनमें बीज नहीं बनते, फायदा है कम से कम प्रवर्धन तो कर रहे हो, तो जिनमें बीज ही नहीं बनते उनमें प्रवर्धन तो हो रहा है कम से कम। बीज न बनने वाले पौधों में प्रवर्धन तो हो रहा है कम से कम, जैसे केले में हो रहा है, अलैंगिक से शक्कर से हो रहा है, राइट, बेदाना अंगूर में हो रहा है। एक जो मूलव्रंत, एक बढ़िया सा मूलव्रंत ले लो, बढ़िया सा मूलव्रंत ले लो, उसमें लाके टहनी लगा दो, हो गई ग्राफ्टिंग। तो उचित मूलव्रंत मिल जाए बस। देखो मूलव्रंत हमेशा बीज से लेते हैं। जो पौधा जिसमें टहनी लाके लगाओगे आप, ग्राफ्टिंग करोगे घाट, तो वो पौधा बीज से आता है, इसको कहते हैं मूलव्रंत। मूलव्रंत 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 मूलव्रंत। इसमें आप कलिका लाके लगा रहे हो तो भी ये मूलव्रंत 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 मूलव्रंत। और जो टहनी लाके लगाते हैं ना बापू, टहनी 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 टहनी, उसको कहते हैं साइन 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 सांकुर साका। जैसे देखो डेटेडे साइन 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 मूलव्रंत 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 साइन 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 मूलव्रंत 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 साइन 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 मूलव्रंत 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 साइन 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 मूलव्रंत। इंग्लिश में रूट स्टॉक साइन 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 रूट स्टॉक साइन 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 रूट स्टॉक साइन 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 डेटेडे। ये लो लगा दी, एक दिन नया पौधा तैयार। तो जो पौधा जिस पर लगाते हैं ना कलिकाएं, जैसे कलिका लेके आया मैं, तो कलिका भी क्या है साइन सांकुर साका डेटेडे कलिका। और ये कौन, ये रूट स्टॉक, हमेशा बीज से ही तैयार होता है, रूट स्टॉक बीज से तैयार होता है, बस लगा दे। ठीक है भाई। चलिए, तो एक तो हो गया कि जिनमें बीज ही नहीं बढ़ते, एक बस मूलव्रंत होना चाहिए हमारे पास, तो बेस्ट। हमारे पास तो मूलव्रंत अच्छा होना चाहिए बस, बीज वाला पौधा, चाहे जैसा पौधा तैयार कर लो ना बाबा। अगर आपके पास मूलव्रंत अच्छा है, रूट स्टॉक बीज से तैयार किया हुआ पौधा ठीक है ना, उचित है, तो बस चाहे जैसे गुणों वाले पौधे तैयार कर लो। अगर कोई पौधा है जो फलन नहीं दे रहा, बुड्ढो पौधा है, काफी टाइम से लगा हुआ, उसके फलन नहीं हो रहे, और आप चाहते हो उसके फलन हो, तो भाई कर दो ना उसमें वानस्पतिक प्रवर्धन, कर दो उसमें, कर दो भाई। करते जो पुराने पौधे होते हैं ना, उनकी आगे आगे की टहनियों को टक 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 काटते और नई टहनियां लाके ग्राफ्टिंग कर देते हैं, नई टहनियां लाके ग्राफ्टिंग कर देते हैं, जिसको फ्रेमवर्क कहते हैं, टॉप वर्किंग भी कहते हैं, राइट है। कम गुणवत्ता वाले पौधों को बेस्ट बना सकते हैं भाई। ये क्यों कर रहे हैं, जब पौधा बीज से ही तैयार हो रहा है तो फिर ये क्यों ग्राफ्टिंग और ये बडिंग और पडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीज वाले पौधे की गारंटी नहीं होती कि वो फलन दे, गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो विविधता लेके आया हुआ है। लेकिन जिसकी टहनी लेके आओगे, उस टहनी की गारंटी है कि वो टहनी उसी पौधे जैसी होगी जिसे आप काट के लाए हो। ठीक है बेटा, जिस पौधे से आप काट के लाए हो ना, उसके जैसी होगी वो टहनी, तो उसको लाके उस टहनी को, उस सांकुर साका को या साइन को, बेस्ट क्वालिटी की है, जैसा भी मूलव्रंत है उसके ऊपर लगा दो, ठक। थोड़े दिनों बाद वो टहनी जुड़ जाएगी ना, तो उस टहनी को तो रहने दो, मूलव्रंत को यहां से ऊपर से काट दो, तो नीचे रह जाएगा मूलव्रंत रूट स्टॉक, ऊपर रह जाएगी सांकुर साका, ऐसे हो जाएगा। मूलव्रंत क्या होता है, हे भगवान, आप टाइम पे क्लास लो, ऐसे नहीं बेटा, समय पर क्लास लो, दोबारा चला के देखना। इतना ज्यादा बता दिया मूलव्रंत के बारे में कि मूलव्रंत को खुद को शर्म आ रही है कि यार मेरा क्यों पीछे कर रहे हो भाई, मेरा पिंड छोड़ो, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके। इसलिए मूलव्रंत को आप दोबारा देखना बेटा। बीज से तैयार किया हुआ पौधा मूलव्रंत होता है, जिस पर कलिकायन करते हैं या फिर सांकुर साका लगाते हैं, राइट। तो जो बेकार मूलव्रंत, जो बेकार पौधे, उनके ऊपर ग्राफ्टिंग करके उनको बढ़िया कर सकते हैं अलैंगिक। हाँ, ये ट्रू टू टाइप होते हैं, वो जिसका टहनी लेके आओगे ना, वैसा का वैसा ही पौधा बनेगा, ट्रू टू टाइप बोलते हैं उसको, राइट। कम गुणवत्ता वाले पौधों को सुधार दिया। एक ही मूलव्रंत पे आप खूब जातियां लगा सकते हो। हाँ, एक ही मूलव्रंत पे बहुत सारे पौधे लगा सकते हो। आओ लगाए, आओ बच्चों, बहुत सारे पौधे लगा देते हैं। जैसे ये कोई नींबू का मूलव्रंत है, जंभीरी है, ये कोई नींबू के लिए मूलव्रंत है, मान लो जंभीरी। अब जंभीरी पे मैंने लाके एक टहनी लगा दी नींबू की, एक टहनी नींबू की लगा दी, इसके नींबू लगना शुरू हो जाएंगे, इस टहनी के नींबू। फिर मैंने क्या किया, एक संतरा की टहनी लाके लगा दी इसी पौधे पे, ग्राफ्टिंग कर दी, इस पे लग जाएगी संतरा। क्या बात कर रहे हो, ऐसे भी लग जाएगी? हाँ लग जाएगी। फिर मैंने ना एक लगा दी मान लो माल्टा, एक ही पौधे पे ना बहुत सारे अलग अलग लग जाएंगे।
एक ही पौधे के माल्टार, नींबू, संतरा लग जाएंगे। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। लेकिन आप ये लगेंगे इसी में, आप ये चाहो कि मैं नीम की टहनी या नीम के ऊपर आम की टहनी ले जाके लगा देता हूं, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। उसमें संगतता जरूरी है, कंपेटिबिलिटी जरूरी है, क्रोमोसोम नंबर सेम होने चाहिए, कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, तो ही हो पाएगा। लेकिन नींबू में तो ऐसा होता है, नींबू में तो ऐसा होता है कि नींबू में माल्टा, माल्टा के नींबू ऐसे आपस में काम आते हैं, मूलवृंत। तो ऐसे फूल लगा सकते हो आप। एक जो है ना, मान लो कनेर का पौधा है, उसके एक टहनी सफेद कनेर की लगा दो, एक पीली कनेर की लगा दो, एक गुलाबी फूल वाले कनेर की लगा दो, एक ही पौधे के अलग अलग फूल आ जाएंगे, एक ही पौधे के अलग अलग फल लग जाएंगे। ऐसा भी संभव है लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में तो एक ही मूलवृंत पे अनेक जातियां लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, एक ही मूलवृंत पे अनेक जातियां लगा सकते हैं। संतति पादप अपने माता पिता जैसा होता है, ट्रू टू टाइप होता है। यस, ट्रू टू टाइप होता है, जैसे माता पिता होते हैं वैसा का वैसा ही बच्चा होता है, कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। सेम टू सेम अपने माता पिता को ही मतलब सेम टू सेम माता पिता जैसा ही होता है। संतान अपने माता पिता जैसी होती है, राइट है। सेम मारांड बाबलन जावे है छोड़ चरा। अगर मान लो हमारे भी ऐसे होते, मान लो हमारे भी अलैंगिक जनन से अगर संतानें होती, मान लो मेरी अंगुली टूट के नया बच्चा बन जाती ऐसे, तो जैसा मैं हूं ना वैसा का वैसा ही वो बच्चा बनता। तो इनमें क्या प्लांट्स जो होते हैं ना, वो अपने जनक पौधे जैसे होते हैं, अपने पेरेंट जैसे होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, सेम टू सेम होते हैं बेटा, एग्जैक्ट होते हैं। तो ये इसका बड़ा फायदा है। सही आया, बढ़िया आया, समझ में आया। चलिए अब लेते हैं इसके नुकसान। नुकसान जैसे पौधों की उम्र कम होती है भाई, नई जातियों का विकास नहीं होता। पौधों की उम्र कम होती है, नई जातियों का विकास नहीं होता। छोटे, ज्यादा उम्र नहीं होती इन पौधों की। हमारे वाले जो बीज वाले हैं ना, वो तो भैया बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना, ऐसे होता है। इनकी ज्यादा उम्र नहीं होती, इनकी उम्र कम होती है, और नई जाति का विकास संभव नहीं है। नई जाति नहीं हो सकती। नई जाति तो उसमें आती थी विविधता, याद है बीज वाले में क्रॉसिंग और हो रहा था, उससे कुछ अलग ही पौधे आ रहे थे। इसमें तो सेम टू सेम माता पिता जैसे ही बढ़ते जाएंगे संतानें, बस कोई नई चीज नहीं आएगी, नया विकास नहीं होगा, उसके आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। एक, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति इनमें नहीं होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों ज्यादा सहन नहीं कर पाती। ये तो कुछ अलग ही हो गए ना। अजी कहां जा रहे हो महाराज? प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन भी नहीं कर पाते। बीज वाले तो बहुत कठोर होते हैं भाई, बीज वाले तो बहुत कठोर होते हैं, राइट। और कुछ पौधों में ये हो ही नहीं सकता, पपीते में हो नहीं सकता, क्योंकि पपीता में तो लिंग समस्या पाई जाती है, वहां तो बीज से ही होगा। और कुछ फालसा में नहीं हो सकता, फालसा में भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कल हम लोग लेंगे प्रवर्धन की विधियां, कल हम लोग लेंगे प्रवर्धन की विधियां।